हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम हमारी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस करा था। उसके पहले हमने जैनिज्म, बुद्धिज़्म, वैदिक कल्चर, IVC, ये सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है। यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक्स दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आई बटन के अंदर भी लिंक्स दी हुई है, तो आप वहाँ पर भी जाकर ये सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मौर्यन एम्पायर के किंग्स के बारे में देखा था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, और फिर उसके बाद में जितने लेटर मौर्यन किंग्स थे उनके बारे में डिस्कस करा था। अब जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था और किस तरीके की प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। अब हम देखेंगे कि जो मौर्यंस थे उनका एम्पायर काफ़ी वास्ट था। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था कि अराउंड ईरान के बॉर्डर टच करता था। इसके अलावा जो सदर्न टिप था उसमें तमिलनाडु का कुछ पार्ट छोड़ के, कर्नाटका और केरला का कुछ कुछ पार्ट छोड़ के सदर्न टिप तक इनका रूल स्टार्ट हो चुका था। ये कुछ एरिया को छोड़ के इनका यहाँ तक रूल था। तो ये काफ़ी वास्ट टेरिटरी थी और इस टेरिटरी को रूल करने के लिए एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रॉपर सुटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की ज़रूरत थी, जो कि मॉर्यंस ने इस्टेब्लिश करी थी। और इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है जो मेगास्थनीज की इंडिका थी उससे, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी उससे, और उसके अलावा अशोकन इंस्क्रिप्शन से। अब अशोकन इंस्क्रिप्शन क्या थे ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका रूल स्टार्ट हुआ था अराउंड 323 BC, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, से लेकर 298 BC तक। ओके, ये टाइम था चंद्रगुप्त मौर्य का, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही ये एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश कर दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में एज सच इस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए थे, मॉडिफिकेशन नहीं किए गए थे। सिर्फ अशोका के टाइम पे कुछ लिबरल पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई थी और उसके कारण कुछ चेंजेस आए थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इन्होंने लिबरलाइज करा था, और इसके अलावा जो ऑफिशियल्स थे, स्टेट ऑफिशियल्स थे, उनकी पब्लिक ड्यूटीज़ को एलॉबरेट किया था और बढ़ाया था। तो इसके अलावा एज सच जो चंद्रगुप्त मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरे मौर्यन एम्पायर के दौरान कंटिन्यू रहा। एज सच कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आया एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर। ओके, अब यदि हम सोर्सेज की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, और इसके अलावा अशोकन इंस्क्रिप्शन। मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। और ये जो बुक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स है उस समय की हिस्ट्री को जानने के लिए। ओके, ऑल्दो जो ओरिजिनल बुक है, ओरिजिनल राइटिंग है, वो लॉस्ट हो चुकी है, बट इनका जो बुक थी उसके कुछ पैसेजेस को प्रिजर्व किया है जो बाद के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर। इसके अलावा कौटिल्य जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, उनकी जो बुक है अर्थशास्त्र, उससे भी हमको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ओके, अर्थशास्त्र हमको बताती है कि उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो हाईली सेंट्रलाइज्ड था। हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम डिस्कस करते हैं सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों का इमर्जेंस उस समय से हो चुका था। सेंट्रलाइज्ड मतलब कि जो सेंटर है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है और वो ही सारी चीज़ों को देख रहा है और मैनेज कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ हमको किससे पता चलती है? अर्थशास्त्र से, और इसके अलावा जो इंडिका बुक है उन दोनों से हमको ये पता चलता है कि हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था और यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन था। बट हम देखते हैं कि काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद काफ़ी सारे ऐसे स्कॉलर्स आए, काफ़ी सारे ऐसे हिस्टोरियंस आए जिन्होंने कहा कि कुछ ऐसे फीचर्स थे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के जो कि इंक्लाइन थे टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन, और ये कहना कि ये एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड था ये गलत होगा। ओके, तो काफ़ी मिक्स व्यू है इस चीज़ को लेकर, बट मेनली ये माना जाता है कि अर्थशास्त्र और इंडिका के अकॉर्डिंगली ये जो मौर्यन एम्पायर था ये काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। ओके,
अब ये जो मौर्यन स्टेट था, इसका जो सोल था, इसका जो न्यूक्लियस था, वो किसे माना जाता है? किंग को माना जाता है। किंग काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे मौर्यन एम्पायर के दौरान, और मोनार्की थी। और जो किंग्स होते थे उनको कौन गाइड करते थे? तो उनको गाइड करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आते थे ये हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो किंग होते थे उनको एडवाइस प्रोवाइड करती थी अर्थशास्त्र, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, बट जो लेटर मौर्यन किंग्स थे उनके बाद में जिनका रूल रहा था, बिंदुसार के टाइम पे तो कौटिल्य थे, बट उनके टाइम पे इनकी डेथ हो चुकी थी। बिंदुसार के बाद में अशोका को गाइड करने के लिए और जो लेटर मौर्यन किंग्स थे उनको गाइड करती थी अर्थशास्त्र। अब हम देखते हैं कि हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, इसका जो सेंटर था वो था किंग। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी इस समय पे, और इस ब्यूरोक्रेसी का जो सेंटर था वो कौन था, न्यूक्लियस कौन था इस एडमिनिस्ट्रेशन का? वो था किंग। और किंग के आसपास आते थे दूसरे लोग, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्मी पीपल, ये सारे लोग। ठीक है, अब हम यदि कौटिल्य की बात करें तो जो कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र, उसके अंदर एक सप्तांग थ्योरी दी हुई है। इस थ्योरी में ये कहा गया है कि किसी भी स्टेट को एक प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए उसमें 7 एलिमेंट्स होते हैं। उन 7 एलिमेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे हाई ऑथोरिटी पे जो एलिमेंट होता है वो होता है किंग, राजा। ओके, तो ये किंग, इसके बाद में कौन आते हैं? अमात्य आते हैं, जनपद आते हैं। अमात्य कौन होते हैं? सेक्रेटरीज को बोलते हैं। जनपद क्या होती है? जनपद टेरिटरी को कहा जाता था, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने महाजनपद पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कस करा था कि महाजनपद क्यों कहा जाता है। तो जनपद का मतलब होता है टेरिटरी। इसके अलावा फोर्थ एलिमेंट क्या हो गया? फोर्थ एलिमेंट हो गया दुर्ग, फोर्ट। जो फोर्ट होता है वो प्रोटेक्ट करता है टेरिटरी को, तो फोर्ट की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है। उसके बाद में कोष, ट्रेजरी, पैसा, ट्रेजरी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी गई है। इसके अलावा सेना, और सेना के अलावा फ्रेंड। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि एक स्टेट को प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? सप्तांग थ्योरी, जिसके बारे में मेंशन्ड है अर्थशास्त्र में। अब हम देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद में क्या आता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो गाइड होते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें आते हैं युवराज, द क्राउन प्रिंस। उसके बाद में आते हैं पुरोहित, चीफ प्रिस्ट। इसके बाद में आते हैं सेनापति, द कमांडर इन चीफ। और उसके बाद में आते हैं फ्यू अदर मिनिस्टर्स। ओके, तो ये 4 लोग होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होते हैं। युवराज, पुरोहित, सेनापति, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो कि उस समय होते थे वो आते हैं मंत्री परिषद में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, जो कि गाइड करते हैं, एडवाइस प्रोवाइड करते हैं किसको? किंग को। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑफिसर्स थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार का जब हम पेपर देखते हैं तो गुप्ता एम्पायर के टाइम से रिलेटेड काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर मौर्यन से रिलेटेड काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मिनिस्टर किसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, या कौन से फील्ड से रिलेटेड है, या उनका क्या फंक्शन है। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं रॉयल डिपार्टमेंट में कौन कौन आता है। तो रॉयल डिपार्टमेंट में आते हैं मंत्री, जिनको चीफ मिनिस्टर के तौर पे देखा जाता है, उनका फंक्शन होता है चीफ मिनिस्टर का। फिर आते हैं मंत्री परिषद अध्यक्ष, जो हमने मंत्री परिषद पढ़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका एक अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर क्या आप बोलेंगे इसको? हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके बाद में पुरोहित, पुरोहित सबको पता होता है, चीफ प्रिस्ट को बोलते हैं पुरोहित। इसके बाद में सेनापति, सेनापति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमांडर इन चीफ। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये सारी चीज़ें तो ये रॉयल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, तो ये सारे रॉयल डिपार्टमेंट के ही लोग हैं। ओके, अब हम देखेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज भी
उस समय भी काफ़ी ज़रूरी होता था। जब तक रेवेन्यू का कलेक्शन नहीं होगा तो किस तरीके से आप इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन कर पाएंगे या कोई भी चीज़ को किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था। तो उसके कौन से ऑफिसर्स होते थे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सन्निधत्ता। सन्निधत्ता चीफ ट्रेजरी ऑफिसर को कहा जाता था। फिर आता है सम्हार्थ। सम्हार्थ जो कि कलेक्टर जनरल होते थे ऑफ रेवेन्यू, ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और उसके बाद में आते थे युक्ता। युक्ता जो होते थे ये सब ऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर होते थे जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे। अब डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते थे उस समय, प्रोविंशियल्स क्या होते थे, ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो रेवेन्यू ऑफिसर्स में कौन कौन आते थे, डिपार्टमेंट में कौन कौन आते थे, सन्निधत्ता, सम्हार्थ और उसके बाद में युक्ता। रॉयल डिपार्टमेंट में क्या क्या पढ़ा हमने, मंत्री पढ़ा, मंत्री परिषद अध्यक्ष पढ़ा, पुरोहित, सेनापति। ओके, अब हम देखेंगे कि जस्टिस और पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन आता था। तो इस डिपार्टमेंट में सबसे पहले आते थे विहारिका। विहारिका कौन होते थे, जो कि सिविल कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे। तो इंपॉर्टेंट है, विहारिका सिविल कोर्ट से रिलेटेड होते थे। प्रदेष्टा, जो प्रदेष्टा होते थे ये चीफ जस्टिस होते थे क्रिमिनल कोर्ट के। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिविल कोर्ट की बात आएगी तो विहारिका, और यहाँ पर यदि क्रिमिनल कोर्ट की बात आएगी तो प्रदेष्टा। इसके बाद में होते थे प्रदेशिका। जो प्रदेशिका होते थे ये कौन होते थे, मॉडर्न डे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनको कहा जाता था उस समय प्रदेशिका। इसके बाद में आते थे दंडपाल। दंडपाल नाम से ही समझ में आ रहा है हेड ऑफ पुलिस को कहा जाता था। इसके बाद में प्रशिष्टि। प्रशिष्टि किसको कहा जाता था, प्रिजन हेड को कहा जाता था। जो उस समय की जेल होती थी जो उसके हेड होते थे उसको कहा जाता था प्रशिष्टि। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस और पुलिस डिपार्टमेंट में क्या आते थे, तो व्यावहारिका, उसके बाद में प्रदेष्टा, प्रदेशिका, दंडपाल और प्रशिष्टि। अब हम इनके अलावा जो इम्पॉर्टेंट अदर ऑफिसर्स होते थे, जो ऑफिशियल्स होते थे, जिनके बारे में एग्जाम में आ सकता है कि ये कौन से डिपार्टमेंट से या इनका क्या फंक्शन होता था या कि ये किसके समय में थे, तो इसलिए हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं धम्म महामात्रा। धम्म महामात्रा ये जो पोस्ट थी, ये जो ऑफिसर की जो पोस्ट थी, ये अशोका ने इस्टेब्लिश करी थी। अशोका ने इस्टेब्लिश करी थी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था धम्म पॉलिसी। जो पॉलिसी ऑफ धम्म थी जो कि अशोका ने स्टार्ट करी थी, जो किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं थी बट कुछ कोड ऑफ कंडक्ट थे, कुछ एथिकल कोड्स थे जो सबको फॉलो करने होती थी, उसको प्रोपोगेट करने के लिए ये स्पेशल पोस्ट बनाई गई थी। और इसके अलावा इनका काम होता था कि जो नॉर्मल लोग हैं उनके वेलबींग का ध्यान रखना। तो धम्म महामात्रा ये जो पोस्ट थी, ये जो ऑफिशियल पोस्ट किसने इस्टेब्लिश करी थी, किसने बनाई थी, तो ये अशोका ने बनाई थी। इसके बाद में हम देखते हैं राष्ट्रपाल या कुमार। ये वॉइस रॉय इन चार्ज ऑफ प्रोविंस थे। ओके, फिर हम देखते हैं रजुका। रजुका जो कि प्रेजेंट डे पटवारी होते हैं उनको रजुका कहा जाते थे। रजुका कहा जाता था, ये रिस्पॉन्सिबल होते थे सर्वे करने की और ये असेस करते थे लैंड्स को। ओके, जो मॉडर्न डे पटवारी का काम होता है वो उस समय रजुका का काम होता था। इसके बाद में हम देखते हैं स्थानिका। जो स्थानिका होते हैं वो कलेक्टिंग ऑफिसर होते थे जो कि डायरेक्टली प्रदेशिका के अंडर आते थे। इसके बाद में हम देखते हैं गोपा। गोपा रिस्पॉन्सिबल होते थे अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद में दूसरी भी काफ़ी सारी पोस्ट थी जैसे कि अक्षपाल। अक्षपाल अकाउंटेंट जनरल को कहा जाता था। इसके बाद में आता है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष जो कि सुपरवाइज करते थे एग्रीकल्चर को। इसके बाद में पन्य अध्यक्ष, पन्य मतलब के कॉमर्स, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स। फिर इसके बाद में हम देखते हैं समास्त अध्यक्ष। समास्त मतलब के मार्केट, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट को कहा जाता था। इसके बाद में आता था पोटव अध्यक्ष। पोटव मतलब के जो वेट और मेजर्स होते हैं उसको कहा जाता था उस समय, तो पोटव अध्यक्ष सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर। इसके बाद में नाव अध्यक्ष, नाव मतलब के शिप, उसके सुपरिटेंडेंट को कहा जाता था। उसके बाद में आता है शुल्क अध्यक्ष, तो टोल को कहा जाता था शुल्क, तो कलेक्टर ऑफ टोल को कहा जाता था शुल्क अध्यक्ष। इसके बाद में आता था कार अध्यक्ष। कार अध्यक्ष सुपरिटेंडेंट ऑफ माइन को कहा जाता था।
लोहा अध्यक्ष सुप्रिंटेंडेंट ऑफ आयरन को कहा जाता था। ओके तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल पोस्ट थी जो कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न एम्पायर के टाइम थी। आपको नाम याद होना चाहिए, किससे रिलेटेड था, क्या फंक्शन था, वो याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी डिटेल क्वेश्चन आते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकता है। अब हम देखेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की यदि हम बात करें तो आपको पता ही है कि मौर्यन एम्पायर काफ़ी वास्ट एरियाज़ में फैला हुआ था, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था, ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करता था। यदि हम सदर्न टिप वाला जो पार्ट है, सदर्न वाला पार्ट है इंडिया का, उसको छोड़ दे तो इतने बड़े एरिया को रूल करने के लिए कुछ स्टेट्स में इनको डिवाइड किया गया था और उस समय 5 स्टेट्स थे जिसके अंदर जो मौर्यन एम्पायर था वो डिवाइड था। तो सबसे पहले था उत्तरपथ। उत्तरपथ मतलब नदर्न प्रोविंस, जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला। इसके बाद में आता था अवंती राष्ट्र। अवंती हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, महाजनपद जब हमने पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि जो अवंती था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट था। ये वेस्टर्न प्रोविंस को कहा जाता था अवंती राष्ट्र, इसकी कैपिटल थी उज्जैन। इसके बाद में प्राची। प्राची ईस्टर्न और सेंट्रल प्रोविंस को कहा जाता था, जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, जो पूरे मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी। इसके बाद में आता है कलिंग, जो कि ईस्टर्न प्रोविंस था, जिसकी कैपिटल तोशाली। इसके बाद में 5th था दक्षिणपथ। दक्षिणपथ सदर्न प्रोविंस को कहा जाता था, जिसकी कैपिटल थी सुवर्णगिरी। ओके तो ये इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थी, इम्पॉर्टेंट कैपिटल थी स्टेट्स की, तो याद होना चाहिए। दक्षिण पथ की कैपिटल थी सुवर्णगिरी, कलिंग की कैपिटल थी तोशाली, प्राची जो कि ईस्टर्न और सेंट्रल प्रोविंस था उसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, अवंती राष्ट्र की कैपिटल थी उज्जैन, और जो नदर्न प्रोविंस या उत्तर पथ जो था उसकी कैपिटल थी तक्षशिला। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है चक्र। चक्र मतलब के जो प्रोविंस थे उसको बोला जाता था, स्टेट को बोला जाता था, इसके जो हेड थे वो थे राष्ट्रपाल या कुमार। ठीक है, जो उस समय जो प्रिंस होते थे उन्हीं को मेनली अपॉइंट किया जाता था इस पोस्ट पे। इसके बाद में जो स्टेट्स होते हैं उसमें क्या आता है, अभी भी हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स होते थे जिसको उस समय अहर या विषया कहा जाता था। ओके, इसके हेड कौन होते थे, प्रदेशिका और रजुका। प्रदेशिका का काम होता था एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखना और रजुका का काम होता था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना। इसके बाद में आते हैं संग्रहाना। संग्रहाना क्या होता है, संघ, आप इसी से समझ सकते हैं। संग्रहाना मतलब कि 8-10 विलेजेस के ग्रुप को कहा जाता था संग्रहाना, और इसके जो हेड होते थे वो होते थे गोपा। इसके बाद में आता था ग्राम, मतलब कि एक इंडिविजुअल यूनिट, एक छोटा विलेज जिसका हेड होता था ग्रामिका। ओके तो जैसे आज की तारीख में हम देखते हैं स्टेट है, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम आज की तारीख में ब्लॉक्स पढ़ते हैं, जनपद्स पढ़ते हैं। तो उस समय क्या होते थे, संग्रहाना होते थे, जो कि ग्रुप ऑफ विलेज होते थे। फिर उसके बाद में हम क्या देखते हैं, ग्राम देखते हैं, विलेजेस जो आज भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो उसके हेड कौन होते थे, ग्रामिका होते थे। अब हम म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। जो मॉडर्न एम्पायर था उस समय काफ़ी वेल डेवलप्ड म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हमको देखने के लिए मिलता है, और इसके बारे में हमको पता चलता है मेगास्थनीज की जो बुक थी इंडिका, उसके अंदर इसके बारे में मेंशन्ड है। मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, उसमें कहा गया है कि उस समय 6 कमेटी होती थी और हर कमेटी के अंदर 5 लोग हुआ करते थे, और यही जो कमेटी थी वो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करती थी। ओके, अब ये जो कमेटी होती थी, ये जो 6 कमेटी होती थी, इसमें कुल मिला के कितने मेंबर होते थे, 30 मेंबर होते थे। हर कमेटी के अंदर 5 मेंबर होते थे। अब ये कमेटीज़ क्या क्या होती थी, तो सबसे पहली कमेटी होती थी इंडस्ट्रियल आर्ट, जो कि इंडस्ट्रियल आर्ट के ऊपर फोकस करती थी। फिर होती थी एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, फिर होती थी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, फिर होती थी ट्रेड एंड कॉमर्स देखने के लिए, फिर होती थी पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, और फिर होता था कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन द आर्टिकल सोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमको
6 कमेटी देखने के लिए मिलती है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करती थी और जो सिटीज़ होती थी उनका एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी। और ये कमिटीज़ कौन सी थी, ये याद होना चाहिए आपको। इंडस्ट्रियल आर्ट, एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ, तो उस समय रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता था। ट्रेड एंड कॉमर्स, पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इसके अलावा कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन द आर्टिकल सोल्ड। अब यदि हम आर्मी की बात करें तो आर्मी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी इतने बड़े वास्ट एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, और काफ़ी अच्छे से इसके बारे में मेंशन किया गया है अर्थशास्त्र में। और जो मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, उसके बारे में भी, उसमें भी बताया गया है कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे किस तरीके की आर्मी हुआ करती थी। तो इन्होंने बताया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके पास 30,000 कैवेलरी थी, मतलब के घोड़सवार थे, 9,000 वॉर एलिफेंट्स थे, और इसके अलावा 6 लाख इन्फेंट्रीज थी। ओके, तो काफ़ी बड़ी आर्मी थी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य मेंटेन कर रहे थे उनके टाइम पर। अब ये इतनी बड़ी जो आर्मी थी उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए भी एक 30 मेंबर ग्रुप था जिसके अंदर 6 कमेटी हुआ करती थी। और ये 6 कमेटी थी एक नेवी की जिसके अंदर 5 मेंबर्स थे, फिर ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई, फिर इन्फेंट्री, फिर कैवेलरी, फिर वॉर चैरियट्स, और उसके बाद में वॉर एलिफेंट। तो इस तरीके से ये जो 6 कमेटी थी इसके अंदर 5-5 मेंबर थे जो कि पूरी आर्मी को मैनेज करते थे। हम देखते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर था उसके टाइम पे एस्पियोनाज की भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली काम करे उसके लिए। और ये जो एस्पियोनाज डिपार्टमेंट था उसको कहा जाता था महामात्य सुर्प। ओके, 2 तरीके के स्पाइस होते थे, एक होते थे संस्था और एक होते थे संचार। जो संस्था होते थे वो फिक्स एरिया में रहते थे, फिक्स एरिया में ही स्पाई का काम करते थे, गुप्तचर के तौर पे काम करते थे और सब पे निगरानी रखते थे। और जो संचार होते थे ये डिस्गाइज वे में काम करते थे, दूसरे एरियाज में जाके भी नज़र रखते थे। ओके, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है और जो मेगास्थनीज के इंडिका है, इन दोनों बुक्स के अंदर ये कहा गया है कि जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें आर्मी के बाद में यदि सबसे ज़्यादा किसी की इम्पोर्टेंस थी तो वो थे स्पाइस। ओके, तो स्पाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट थे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी उस समय सोसाइटी की, किस तरीके का ट्रेड कॉमर्स था, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ किस तरीके के रिलेशंस थे, और उसके बाद में हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न एम्पायर के टाइम का, तो हम उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।